नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष और हमारे साथ आज मौजूद हैं जाने माने हस्ती प्रबुद्ध सौरभ जी। सबसे पहले स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद और खबर फर्स्ट के सभी देखने वालों को बहुत बहुत प्रणाम। सवाल आज ये है कि आजाद भारत में दिनकर जी जैसे महान कवि को आज अगर आप लोग संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए, तो इस संघर्ष को एक कवि कैसे देखता है? क्या ये न्यायपूर्वक है कि दिनकर जी जैसे कवि को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला? बिल्कुल। ये जो प्रक्रिया में जिसमें है हम लोग अभी, दिव्य दिनकर संस्था जो अभी कदम उठा रही है दिनकर जी को भारत रत्न दिलवाने के लिए, उसका उद्देश्य 100% न्यायपूर्ण है। क्योंकि एक तो साहित्य की तरफ से अभी तक, कविता की तरफ से किसी कवि को आज तक भारत रत्न नहीं मिला है। कवि की वाणी से पूरी दुनिया बदलती है। भगवत गीता क्या है? कविता है। कविता ही तो है। कविता है। भगवत गीता कविता है और क्या? गीत है, गीत रूप है, छंद है सारे। तो भगवत गीता एक ऐसी कविता है जिस कविता ने महाभारत का युद्ध दिया, वरना युद्ध ही नहीं होता, अर्जुन तो हार चुके थे। तो अगर भारत सरकार के पास एक सम्मान है जो सर्वोच्च सम्मान है भारत सरकार का, जो इतना प्रतिष्ठित सम्मान है, वो सम्मान किसी वाणी के व्यक्ति को अभी तक नहीं मिली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा कि दिनकर जी का नाम क्यों सबसे आगे आता है? क्योंकि दिनकर जी को हर पीढ़ी अपने हिसाब से गाती है। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए भी कविताएं लिखी, वो उस समय आज़ादी की लड़ाई में प्रयुक्त हुई। आगे चलकर उन्होंने कई कविताएं लिखी जो संसद में प्रयुक्त हुई, कुछ कविताएं लिखी जो कि युद्धों में प्रयुक्त हुई, और कुछ कविताएं लिखी जो उनका जो सिंहासन खाली करोगी जनता आती है, वो उनकी लिखी हुई कविता पुरानी थी, जिसका इस्तेमाल हुआ इमरजेंसी के बाद जेपी आंदोलन। तो एक आदमी जो इतने युगों तक कोट किया जाता रहा हो और जिनकी लिखी हुई रचनाओं को, मुझे लगता है कि अगर उसकी कोई स्ट्रीमिंग जैसा कुछ होता है, जैसा स्ट्रीमिंग होता है उस पर स्पॉटिफाई पर या किसी भी ऐप पर उसका स्ट्रीमिंग होता है, तो मुझे लगता है कि हर क्षण वहाँ वो लाखों जगह पर कोट हो रहे होते दिनकर जी। तो एक इतनी बड़ी हस्ती जो निश्चित रूप से हम सबके हृदय रत्न है और कविता रत्न है, उनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन एक और सवाल है जो मेरे मन में हमेशा से उठता आ रहा है। जेनजी वर्ड आज के डेट में बहुत ही ट्रेंड कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। और 90s तक के लोगों में कविता को लेकर एक अलग ही क्रेज हुआ करता था, जो आज के डेट में इस हमारी भविष्य जो आने वाली पीढ़ी है उसमें कम देखने को मिल रहा है। इसका क्या कारण है? क्या हिंदी का हाशिए पे जाना इसको मान सकते हैं, या पश्चिमी सभ्यताओं का हमारी सभ्यताओं पे हावी होना? अब किस तरह एक कवि देख रहा है इसको, एक कविता के भाव से भी अगर बताएं। देखिए, ये एक चक्र है, ऐसा नहीं है कि दूर जा रहे हैं। बीच में भी ऐसा लगा था एक बार को, जब समय आप समझिए कि लगभग 2000 के आसपास ईस्वी में लगा था ऐसा कि यूथ नहीं जुड़ रहा है कविता से। तो उस समय कुछ ऐसे चेहरे आए जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया और धीरे धीरे यूथ बहुत जुड़ा उससे। बल्कि आज लाखों करोड़ों युवा जो है इस वजह से कविता की फील्ड से जुड़े हैं, क्योंकि इस तरह के लोग आए मंचों पर। और अब जेनजी की जो आप बात कर रहे हैं, अगर वहाँ तक कविता नहीं पहुँच पा रही तो हमारी गलती है। अच्छा, हमारी हमारी पैकेजिंग में समस्या है, हमारे संवाद में समस्या है। क्योंकि आप किसी जनरेशन को ऐसे कैसे गलत ठहरा देंगे? जब उनको आप फीड ही नहीं करेंगे, जब आप उनको वहाँ तक पहुँचाएंगे ही नहीं, तो आप ऐसे कैसे गलत ठहरा सकते हैं? तो इसलिए मैं जेनजी की जिम्मेदारी कम मानता हूँ और हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हम अच्छी कविताओं से, अच्छी बातों से, मंच और कविता के बीच जो दूरी होती जा रही है, कविता और कवि सम्मेलन के बीच जो दूरी होती जा रही है, पहले कविता और कवि सम्मेलन बहुत पास थे, अब दूर होती जा रही है। चूँकि ग्लैमर जुड़ गया तो लोग मैन्युफैक्चर होने लगे, कवि 4-4 लाइनें लिख के मैन्युफैक्चर, ये होगा तो थोड़ी समस्या आएगी। इसलिए जो भी कवि मंच तक जा रहा है वो कविता के प्रति ईमानदार रहे। ईमानदार कविता पहुंचेगी तो निश्चित रूप से ग्रहण करेगी जनता। दिनकर जी की सबसे अच्छी कौन सी कविता है जो आपको, आपके दिलों को भाती है, एकदम चुभता है वो कविता? ये बताना तो बहुत मुश्किल है। दिनकर जी ने तो इतना लिखा है। निश्चित रूप से रश्मि रथी जो पूरी दुनिया को पसंद है। मुझे लगता है कि जो हिंदी कविता का, हिंदी भाषा का ह भी जानता है, कविता का क भी जानता है, उसको रश्मि रथी सबसे प्रिय। और मुझे भी एक जनरल पढ़ने वाले के नाते रश्मि रथी सबसे प्रिय है। उसके बाद मतलब क्या बताऊं मैं आपको, वो क्या है, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे चंद्रनय के प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से, सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बधा मूढ़ बंधन में।
सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। आज के डेट में जिस तरह से मैं थोड़ा सा इसको पॉलिटिकलाइज्ड अब करने वाला हूँ, जिस तरह से बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि हिंदुओं के प्रति एक अलग सी मतलब माहौल बनाया गया है, हिंदुओं को जिस तरह से त्राही त्राही किया जा रहा है, मैं त्राही त्राही वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो पूरा दुनिया जान रहा है कि आज के डेट में बांग्लादेश में क्या स्थिति है। तो इस पर एक कवि जब देखता है तो कवि को कैसा लगता है, वो कौन सा लाइन है जो प्रबुद्ध सौरभ कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से पीड़ा होती है, और आप इसको, मुझे पता नहीं कि दुनिया कैसे देख रही है, लेकिन मैं एक भाग इसका ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से अगर ऐसा किया जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान में हिंदू बहनों को टारगेट किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये भारत को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, क्योंकि भारत हिंदू बहुल देश है। तो भारत में इस वजह से समस्याएं बढ़े, इस वजह से भारत में तकरार बढ़े, इस वजह से तो ये टारगेटिंग है, ये एक सॉफ्ट टारगेटिंग है जो आप सीधे हमला नहीं करके इस तरह से एक बौद्धिक आतंकवाद फैला रहे हैं आप, ताकि यहाँ पर हो। तो यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि फिजाओं में कभी पत्थर, कभी, हाँ, ये हमें सोचने की ज़रूरत है, हमारी जिम्मेदारी है। कभी फिजाओं में कभी पत्थर, कभी शोले, कभी बारूद, कभी परिवार मरता है, कभी परिवेश मरता है, मगर इन जिद्दियों को कौन समझाए कि ले देकर गुटों के आपसी झगड़ों में पहले देश मरता है। तो देश को नहीं मरने दे सकते ना, देश को नहीं मरने दे सकते। तो चलिए, ये थे हमारे साथ प्रबुद्ध सौरभ जी।